This world will sink into the ocean. यही कुछ वर्ड से वेगापंक के जो कि उसने लास्ट चैप्टर के अंदर कहे थे। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो कि ओडा सेंसेई ने आखिर ये कब डिसाइड करा होगा कि जो वन पीस का वर्ड है वो पानी के अंदर डूबने वाला होगा? आई गेस काफी पहले से। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, क्योंकि अगर तुम ओडा सेंसेई का जो लोगो है उस पर अगर फोकस करोगे तो वहां पे क्या है भाई, एक मछली है जो कि पानी के अंदर है। तो क्या इसका मतलब यही है कि ओडा सेंसेई ने काफी पहले ही सोच लिया था कि जो वन पीस का वर्ड है वो पानी के अंदर डूब जाएगा? साउंड तो काफी इंटरेस्टिंग कर रहा है। पर अभी आते हैं हम चैप्टर 1114 पे, जिसका टाइटल है द विंग्स ऑफ इकरस। अब इसका मतलब क्या है वो तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, जो कि भाई काफी यार इंटरेस्टिंग है। और मैं कभी कभी सोचता था ओडा सेंसेई भाई इतने ज्यादा दिमागदार कैसे हैं, कहाँ से भाई इंस्पिरेशन लाते हैं भाई चैप्टर के टाइटल्स के लिए। सो भाई लोग, चैप्टर की शुरुआत होती है एक कवर पेज से, जहाँ पे हम किनेमॉन और यामाटो को देख सकते हैं। जहाँ पे जो किनेमॉन था वो यामाटो को एक काम देता है कि उसको एनमा शाइन के पास जाना है और ये जो स्वॉर्ड है उसको वहां पे प्लेस करनी है। बेसिकली काम तो यार यासुए का था, लेकिन उसकी डेथ हो चुकी है, तो ये काम अब यामाटो को ही करना पड़ेगा। सो यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत होती है सब लोगों के रिएक्शन से, क्योंकि जस्ट यहाँ पे वेगापंक ने डिक्लेयर करा कि जो पूरा वर्ल्ड है वो ओशन के अंदर डूबने वाला है, जिसको सुन के सारे लोग एकदम शॉक में आ गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ये वेगापंक जानता भी है कि क्या बात कर रहा है? क्योंकि ऐसे वर्ल्ड के पानी में डूबने वाली भाई न्यूज कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है, और कोई भी ऐसे आके बोलेगा तो भाई कोई विश्वास ऑब्वियसली नहीं करेगा। पर क्योंकि यहाँ पे ये चीज वेगापंक कह रहा है, जो कि काफी बड़ा साइंटिस्ट है जिसने काफी चीजें भाई इन्वेंट करी है, तो लोगों को कुछ हद तक तो इसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग वेगापंक की ये बात सुन के भाई ऑब्वियसली हंसने लग गए कि आखिर ये वेगापंक क्या बात कर रहा है, आखिर जो वर्ल्ड है वो ओशन के अंदर कैसे डूब सकता है, पानी के अंदर कैसे डूब सकता है। यहाँ पे हम मरीन के हेडक्वार्टर्स की तरफ भी चलते हैं, जहाँ पे काफी लोग अपने रिएक्शन दे रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और यहीं पे हम अकाइनो को भी देखते हैं, जिसका जो रिएक्शन था वो भाई ऑब्वियसली कॉमन है, जो कि हमेशा वो देता है। या तो कभी वो गुस्से में लग रहा होता है, या तो कभी कुछ ज्यादा सोच में डूबा पड़ा होता है। इवन हम वाटर 7 की तरफ भी चलते हैं, जहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि अगर वेगापंक हमारी सिटी के बारे में बात कर रहा था कि वो डूबने वाली था, तो हम बिलीव कर भी सकते थे। लेकिन पूरा वर्ल्ड डूबने वाला है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? जिसके बाद भाई हम चलते हैं अंडर वाटर प्रिजन इम्पल डाउन की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं काफी टाइम बाद डो फ्लेमिंगो को, जो कि भाई हंस रहा होता है इस न्यूज को सुन के और कहता है इससे बढ़िया चीज अब और नहीं हो सकती। और यहाँ पे वो मैगेलन से बात कर रहा था कि तेरी जॉब तो भाई यहाँ के सारे जो इनमेट्स है, प्रिजनर्स है, उनको संभाल के रखना है ना, ताकि तू क्या करने वाला है यहाँ पे। जहाँ पे मैगेलन भी कहता है कि हाँ भाई तू सही बात कर रहा है, बस 1 मीटर सी लेवल बढ़ने से ही काफी सारे सेल्स में अफरा तफरी मच गई थी। तो आखिर तुझे क्या लगता है, आखिर कितने मीटर सी लेवल बढ़ने से पूरी दुनिया कवर हो जाएगी? जहाँ पे डो फ्लेमिंगो कहता है मोस्ट ऑफ द अर्बन एरियाज है वो कम से कम 5 मीटर अगर सी लेवल बढ़ा तो पूरे डूब जाएंगे। और फिर यहाँ पे डो फ्लेमिंगो हंसते हुए खुद मजाक करते हुए कहता है लगता है हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, हमें भी थोड़ी हायर प्लेस में जाना चाहिए। और तुम सबको पता है भाई यहाँ पे डो फ्लेमिंगो का हाई अप से क्या मतलब है, ऑब्वियसली अपना मैरिजोआ। जिसके बाद सीन एक ऐसे किंगडम की तरफ शिफ्ट होता है जो कि ऑलरेडी पानी के अंदर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ryugu किंगडम, फिशमैन आइलैंड की, जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं इस सिचुएशन के बारे में। लेकिन आखिर ये लोग बात क्यों कर रहे हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है भाई, ये तो तैरते ही फिरेंगे। लेकिन आई थिंक इन लोगों को लैंड पे ही जाना था और सन को देखना था, तो अगर लैंड ही नहीं रहेगा तो ऊपर कैसे जा पाएंगे भाई? सो देखो भाई, जैसा कि मैंने कहा कि वेगापंक की इस बात पे ऑब्वियसली काफी लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेगापंक ने इसके बाद एक ऐसी लाइन कही जिसको सुन के भाई सब लोग एकदम शॉक रह गए। जिसको वेगापंक पे बिलीव नहीं हो रहा था वो भी एकदम भाई शॉक रह गए, कहीं वेगापंक सच तो नहीं बोल रहा, कहीं हमारी दुनिया सही में पानी के अंदर डूब तो नहीं जाएगी। तो यहाँ पे वेगापंक कहता है ऑल्दो तुम लोग जब तक ये मेरा मैसेज देख रहे होगे मेरी डेथ हो चुकी होगी, लेकिन मैं यहाँ पे एक प्रेडिक्शन करना चाहता हूँ कि कुछ समय बाद यहाँ पे एक ऐसा अर्थक्वेक आएगा जिससे पूरी दुनिया कांपने लग जाएगी और जो सी लेवल है वो 1 मीटर से ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि पूरी दुनिया के आधे हिस्से को डुबा के रख देगा। जहाँ पे काफी सारे जो बीच हैं वो एकदम सबमर्ज हो जाएंगे और काफी सारे लोग अपने घर से बेघर हो जाएंगे, क्योंकि पूरे शहर में बाढ़ आ चुकी होगी। और वेल सबको पता है कि थोड़े टाइम पहले क्या हुआ, जहाँ पे एक ऐसा अर्थक्वेक आया जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और जो सी लेवल था वो 1 मीटर से ज्यादा बढ़ गया। और जैसा जैसा वेगापंक ने कहा कि बाढ़ आ जाएगी, लोग डूब जाएंगे, पूरे टाउन डूब जाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिसके साथ साथ वेगापंक ने ये भी रिवील कर दिया कि ये जो अर्थक्वेक है वो कोई नेचुरल अर्थक्वेक नहीं है, बल्कि एक मैन मेड अर्थक्वेक है, जिसका रीजन वो आगे बताएगा। सो यहाँ पे वेगापंक का यही कहना था कि अगर मेरी प्रेडिक्शन सही नहीं हुई तो तुम इस मैसेज को अनदेखा कर सकते हो, लेकिन अगर ये सही हुई तो इस मैसेज को पूरा देखना, जहाँ पे मैं वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ रिवील करने वाला हूँ। वेल ये वेगापंक का रिवील लोगों को यार पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अपना वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, ये कौन सुनना चाहता है भाई? कोई साइको ही हो गया जिंदगी से जो परेशान हुआ। खैर परेशान तो यहाँ पे अपने गुरु से भी थे, जहाँ पे वो बात करते हैं कि वेगापंक को किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करो। जो स्नेल्स है उनको डिस्ट्रॉय तो करो ही करो, लेकिन जो यहाँ पे सारे लोग हैं उनको भी मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये मैसेज रुकना चाहिए। सो यहाँ पे अपने सैटर्न दद्दू तो भाई यही काम करने गए थे, लेकिन उनके सामने आ गए स्ट्रॉयर्स, जिनको लगा कि भाई यहाँ पे रॉबिन को मारने के लिए आया, जिसकी वजह से सब लोग उसके ऊपर अटैक कर दिए। इवन यहाँ पे नाम में भी पीछे नहीं हटी, जहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न की काफी बुरी हालत कर दी इन लोगों ने, जहाँ पे उसके पैर काट दिए, उसका मुंह फोड़ दिया, क्या क्या अटैक कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन सैटर्न को क्या भाई, वो तो वापस से रिकवर कर जाएगा। और वैसे भी सैटर्न के पास इतना टाइम है नहीं कि इन लोगों के ऊपर वेस्ट करे, तो यहाँ पे सैटर्न सब लोगों को धक्का देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि रॉबिन
इन सबको अपने हाथ वाले नेट को यूज करके बचा लेती है और यहाँ पे सैटर्न निकल लेता है यहाँ से, जहाँ पे हम देखते हैं सैटर्न पहुंच जाता है एक रूम में जहाँ पे रखी थी मदर फ्लेम वेपन। यहाँ पे हम फाइनली मदर फ्लेम को देखते हैं जो कि एक पावर प्लांट है में भी, जहाँ पे हम देखते हैं काफी बड़ा एक चेंबर है जिसके अंदर भाई वाटर है यानी पानी से भरा हुआ है, और वहां पे हम देखते हैं कि पानी के अंदर एक फ्लेम है भाई तैर रही है जो कि पानी के अंदर भी जल रही थी, और यही है मदर फ्लेम या फिर मदर फ्लेम का पावर प्लांट। एंड वेल इस पैनल को देखते हुए वन पीस वाले लोगों के दिमाग में भाई एकदम थ्योरीज जागने लगी, ना जाने भाई क्या क्या थ्योरीज निकलने लगी इस पैनल को लेके। बस एक सिंपल सा पैनल और सिंपल से वर्ड्स को लेके भाई इतनी थ्योरीज यहाँ पे निकलने लगी, जहाँ पे जो लिखा है वर्ड ए एंड मू। अब भाई सब लोग जानते हैं कि ईमू, और ईमू अपने आप को मुंह कह के बुलाता है, तो यहाँ पे मुंह को भाई लोग ईमू से रिलेट करने लग गए। लेकिन यहाँ पे ए एंड मू क्यों लिखा है उसके बारे में बात करते हैं भाई। सो क्या तुम लोगों ने कभी लेमुरिया का नाम सुना है या फिर एटलांटिस के बारे में जानते हो? आई थिंक एटलांटिस के बारे में तो जानते ही होगे, जो कि एक ऐसा देश था जो पानी के अंदर डूब गया था। सो देखो कहा जाता है कि जो एटलांटिस और लेमुरिया एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो कि काफी ज्यादा एडवांस थी, जिनके पास काफी पावर थी। और जो लेमुरिया है उसको तुम लैंड ऑफ मू भी कह सकते हो, जो कि ईमू अपने आप को रेफर करता है यानी कि मू। और जो मू है भाई उससे काफी चीजें रिलेट भी करते हैं, जहां पे जेम्स चर्च और जो ऑथर थे उनने काफी चीजें इसके बारे में लिखी हैं, जैसे कॉस्मिक फोर्सेस ऑफ मू, द सीक्रेट सिंबल्स ऑफ मू एंड फाइनली द लॉस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ मू। सो यहाँ पे जिस हिसाब से वन पीस का वर्ड बढ़ रहा है कि वो पानी के अंदर डूब जाएगा, क्या यहाँ पे जो ए एंड मू है वो यहाँ पे एटलांटिस और लुमेरिया से रिलेट कर रहे हैं, जो कि एक ऐसे कॉन्टिनेंट, नेशन या फिर देश थे जो कि पानी के अंदर डूब गए हैं या फिर उनके पास काफी पावर्स थी। सो वेल इस चीज के बारे में हम तभी जानेंगे जब ओडा सेंसेस को रिवील करेंगे। सो लेट्स वेट, जो कि आज तक हम करते ही आए हैं। और अभी आते हैं वेगापंक के मैसेज पे, जहाँ पे वो बात करते हैं अपने फर्स्ट ग्रेव सिन की, जहाँ पे वेगापंक अपने ड्रीम के बारे में बात करते हैं कि उसका ड्रीम था एक ऐसा एवरलास्टिंग एनर्जी का सोर्स बनाने का जो कि कभी खत्म ही ना हो। लेकिन इसी ड्रीम और सुनहरे फ्यूचर के चक्कर में आई फ्लू टू क्लोज टू द सन, यानी कि उसने एक ऐसी चीज डेवलप कर डाली जिससे फ्यूचर ब्राइट होने की जगह डार्क पे डार्क होता चला जाएगा। यस आई एम टॉकिंग अबाउट मदर फ्लेम वेपन। जहाँ पे जो वेगापंक की लाइन है आई फ्लू टू क्लोज टू द सन, वो इस चैप्टर के टाइटल से रिलेट करती है, जिसका टाइटल था इकारस विंग। जहाँ पे काफी पहले की स्टोरी ऐसी है कि इकारस नाम का बंदा हुआ करता था जिसने विंग्स को यूज करके उड़ने की कोशिश करी थी, और ये जो विंग्स थे वो बी वैक्स और फेदर वेदर से बने हुए थे, जिनको जोड़ के विंग्स बने हुए थे। सो ये जो विंग्स थे उसने इकारस को उड़ने में मदद तो करी, लेकिन उसे एक वार्निंग मिली हुई थी कि अगर वो सन के ज्यादा क्लोज जाएगा तो ये जो बी वैक्स से विंग्स बने हुए हैं वो पिघल जाएंगे और जो विंग्स है वो बिखर जाएंगे और वो नीचे जा गिरेगा। लेकिन यहाँ पे जो इकारस था उसने वार्निंग भाई इग्नोर करी और वो पहुंच गया सन के काफी क्लोज, जिससे भाई बी वैक्स पिघल गया और जो विंग्स से वो बिखर गए और जो इकारस था वो आसमान से नीचे जमीन पे जा गिरा। एंड वेल आसमान से गिरने के बाद क्या हुआ होगा वो तो तुम लोगों को पता ही होगा, ऑब्वियसली यार उसकी डेथ हो गई। सो यहाँ पे जो वेगापंक है इसी चीज का एग्जांपल ले रहा है, जहाँ पे जो मदर फ्लेम वेपन है उसको तुम सन कंसीडर कर सकते हो, और जो वेगापंक था उसके काफी क्लोज चला गया था, यानी कि एनर्जी की तलाश में उसके काफी क्लोज पहुंच गया, जिसने भाई ऐसी चीज डेवलप कर डाली जो कि दुनिया को खत्म कर सकती है। एंड वेल इस मदर फ्लेम को देख के एक इंटरेस्टिंग बात दिमाग में आई, क्योंकि अगर ये सन है और अपना लूफी सन गॉड लीका है जो कि भाई बेसिकली हनुमान जी पे बेस्ड है, और सबको पता है भाई हनुमान जी ने सन के साथ क्या किया था, बेसिकली उसे खाने का ट्राई किया था। तो कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी कहना है कि मे बी लूफी इस मदर फ्लेम को खाने का ट्राई करेगा और मे बी उसे खा भी लेगा, जिसको यूज करके लूफी फायर वाली पावर्स यूज कर सकता है, और ऐसा कुछ यहाँ पे उसका फॉर्म होगा जो कि हमने कभी एक कवर पेज में देखा था। वेल सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं सैटर्न को जो कि भाई काफी इंटरेस्टिंग हरकतें कर रहा है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सैटर्न अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया और अपने स्टाफ को पकड़ के भाई सब चीज डिस्ट्रॉय करने में लग गया, जहाँ पे वो एक एक करके सारे जो ट्रांसफॉर्मर सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन भाई ये सब करके वेगापंक का मैसेज रुक तो रहा नहीं है, तो आखिर ट्रांसफॉर्मर सेल है कहाँ भाई जिससे वेगापंक का मैसेज चल रहा है? आखिर वेगापंक ने ऐसी कौन सी जगह पे छुपा है जिसको भाई यहाँ पे यॉर्क भी ढूंढ रही थी? बट वेल सीन फिर शिफ्ट होता है एंशिएंट जायंट रोबोट की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे मरीज तोप के गोले उसके ऊपर बरसा रहे थे और वो आग से लिपटा हुआ था, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जहाँ पे फिर हम यार अपने उसॉप वाले ग्रुप को भी देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो एडिसन है उसने एक ऐसा काम किया है जैसे एकेड के क्लाउड्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे जो सनी है अब वो लैंड के ऊपर नहीं गिरेगी, जैसे जैसे जो क्लाउड्स आगे बढ़ रहे हैं जो सनी है वो सीधा पानी के अंदर गिरेगी। एंड फाइनली यहाँ पे आप अपने लूफी और डोरी ब्रॉगी के ग्रुप को भी देखते हैं जो कि भाई आग से बच के भाग रहे थे, क्योंकि उनके पीछे आग लगी हुई है और आग के पीछे अपना सुअर जो कि उनके पीछे पड़ा हुआ था, जहाँ पे वो लोग भागम भागी कर रहे हैं। लेकिन लूफी कहता है कि मैं ऐसे भागने वाला तो नहीं हूँ, जहाँ पे लूफी यूज करता है अपने रेड रॉक को या फिर गियर 3 को, जिससे भाई वो मरकरी के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे भाई डोरी और ब्रॉगी से रोकते हैं कि नहीं कर, ऐसा मत कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लूफी यहाँ पे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, इस बार ये मूव पक्का वर्क करेगा, और लूफी यहाँ पे मरकरी के मुंह पे भर के मुक्का मारता है। लेकिन भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि मरकरी को भी इससे कुछ नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पे लूफी का हाथ ही सूज गया, जिसको देख के लूफी यहाँ पे रोने भी लग गया था।
वेल भाई, आखिर कितने ही ऐसे लोग हैं जो लुफी की आंखों से आंसू निकालते हैं, फिर चाहे वो कॉमेडी क्यों ना कर रहा हो। लेकिन कहना पड़ेगा वर्करी का जो भाई डिफेंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे जो लोग हैं वो भाई इसको काइडो से भी कंपेयर करने लग गए हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम आते हैं वेगापंक के मैसेज पे, जहाँ पे वो बात करता है 900 साल और 800 साल पहले की, जहाँ पे एक ऐसा सेंचुरी लॉन्ग पीरियड था जिसकी जो हिस्ट्री है उसको एकदम इरेज करके रख दिया है और उसके बारे में आज तक कोई बात भी नहीं करता। और इसी सेंचुरी लॉन्ग पीरियड को कहते हैं वॉइड सेंचुरी, जिसकी जो हिस्ट्री है उसको कंप्लीटली इरेज करके रख दिया था। लेकिन कुछ जो ऐसी चीजें हैं जिसकी मदद से हम इसे पढ़ सकते हैं और उन्हें कहा जाता है पोनिग्लिफ्स, जिनके ऊपर कुछ कोड्स लिखे हैं जिसको डिसाइफर करके इस हिस्ट्री के बारे में जाना जा सकता है। एंड वेल, ये सब बातें यहाँ पे अपने मैरिज के अंदर ई मूवी सुन रहा था, जिसपे यहाँ पे कुछ रिएक्ट तो नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे हम सेलेस्टियल ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि भाई काफी यार रिएक्ट कर रहे थे कि आखिर ये वेगापंक क्या बात कर रहा है, इसको मार दो, मेरे सामने ले, उसके मैं हाथ पैर काट दूंगा और मार दूंगा इसको। जहाँ पे हम शालिया को भी देखते हैं जो कि कहती है वॉइड सेंचुरी। अगर ये वॉइड सेंचुरी क्या है, जिसका मतलब जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स है वो भी भाई वॉइड सेंचुरी हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ नहीं जानते, जिसका मतलब ये है कि उनको ईमो के बारे में घंटा कुछ पता नहीं होगा। बट वेल, पोलिस की बात हो रही तो हम जैगुआर डी सॉल को कैसे भूल सकते हैं, जहाँ पे हम उसी को देखते हैं जो कि एल्बाफ की वादियों को एंजॉय कर रहा और इस मैसेज को सुन रहा था, जहाँ पे जो वेगापंक है वो आगे बात करता है कि ये जो पोलिस है उनको डिसाइफर करना वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए टैबू है और वो लोग किसी को भी खत्म कर सकते हैं इसके लिए। और यहाँ पे वो कहता है कि मेरा जो दूसरा सीन है वो यही है कि मैंने पोनिग्लिफ्स और वॉइड सेंचुरी के बारे में जानने की कोशिश करी। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स इनहेरिट कर पाया जो कि जो ओहारा के एक्सेप्शनल आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिसाइफर करे थे, जिसकी वजह से मैं काफी सारी चीजें जान पाया और हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ समझ पाया। सो वेल, जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैंने जाना और गवर्नमेंट को बिट्रे करना, उसको मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है। सो यहाँ पे सच्चाई है कि 100 साल का जो टाइम पीरियड था वॉइड सेंचुरी का वो काफी यार बड़ा है, तो उसके बारे में हर चीज तो मैं नहीं जानता हूँ, उसका बस एक फ्रेगमेंट जानता हूँ, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। जिसको यहाँ पे वेगापंक फाइनली बताना शुरू करता है, जहाँ पे वो कहता है कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर 900 साल पहले एक ऐसे बाउंटीफुल एडवांस किंगडम में बॉर्न हुआ था जो कि एल्बाफ के लेजेंडरी सन गॉड निका के सिमिलर था, जिसकी जो बॉडी थी वो उसी की तरह स्ट्रेची थी और उसको यूज करके फाइट कर सकता था, और उसका नाम था जॉय बॉय। यानी कि जो जॉय बॉय और सन गॉड निका है वो दोनों अलग अलग टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे जो जॉय बॉय है वो 800 साल पहले का है और मे बी जो सन गॉड निका है वो एक लेजेंडरी या फिर माइथोलॉजी फिगर हो जो कि सदियों साल पहले एल्बाफ में रहा करता हो, जिसकी जो बॉडी वो काइंड ऑफ स्ट्रेची हो। और जो अपना जॉय बॉय है जो कि एडवांस किंगडम से बिलोंग करता था, उसने सम काइंड ऑफ पावर से भी डेलफुट पावर्स को यूज करके अपना जो स्ट्रेची फॉर्म है उसको अचीव किया हो। और यही जो स्ट्रेची पावर्स हैं जो कि सन गॉड निका और जॉय बॉय के पास थी वो डेलफुट के जरिए लूफी के पास पहुंची हो, जहाँ पे जो डेलफ्रूट है उसके अंदर पावर्स तो सन गॉड निका की हो, लेकिन जो विल है वो जॉय बॉय की हो, जो कि फर्स्ट पायरेट था वन पीस वर्ल्ड के अंदर जिसने सी के ऊपर सफर करना शुरू किया था।